मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, उत्तर भारत में मानसून अपने स्वभाव पर है, चरम पर है। और जिस तरह से बारिश हो रही है, उस यमुना का जल स्तर में कमी जो होनी चाहिए थी वो बहुत कम दर पर हो रही है। और उसके कारण हरियाणा और दिल्ली के बहुत सारे इलाके जलमग्न हो गए हैं। दिल्ली का तो केवल जो जमुना के आसपास है वो वहाँ पानी भरा है, लेकिन हरियाणा के कई गांव हैं जो इसमें पानी में डूबे हुए हैं, वहाँ यमुना जी बह रही है। मौसम विभाग ने फिर चेतावनी जारी की है और येलो अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट का मतलब होता है कि बारिश होगी, भारी बारिश होगी। अगर रेड अलर्ट इशू करते हैं तो उसका मतलब खतरनाक बारिश होगी। तो येलो का मतलब है कि भारी बारिश होगी, तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने मंत्रियों और पार्षदों की ड्यूटी लगाई है। प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं और उन्होंने दिल्ली पहुंचते ही लेफ्टिनेंट गवर्नर से फ़ोन पर बात की और उनसे पूछा कि दिल्ली का हालचाल क्या है। तो दिल्ली के हालचाल के लिए वो उन्होंने फिर जो जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में उन्होंने बताया। तो मित्रों, ये तो सिलसिला रहेगा 30 सितंबर तक। और आज भी जैसे दिल्ली में बारिश हुई, पता ही नहीं चल पाएगी कितनी भयानक बारिश हुई। 1.5 घंटा नॉन स्टॉप मूसलाधार बारिश हुई इसको कहते हैं। और मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मुझे ऑफिस जाना था और मैं मेट्रो से बाहर निकला, लेकिन बाराखंबा रोड से बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि इतनी भयानक बारिश हो गई कि पूरे 1.5 घंटे वहाँ खड़ा रहना पड़ा। तो ये होगा। मित्रों, संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसमें अनेक कानून आएंगे, जिसमें यूसीसी की अभी उम्मीद की जा रही है कि टेबल कम से कम सरकार कर दे। और भाजपा चाहती है कि उनका जो एनडीए का कुनबा है वो बढ़ जाए। तो उसके लिए वो तमाम लोगों को चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। चिराग पासवान को भी बुलाया है और एक नाथ शिंदे को, अजीत पवार को, इन लोगों को भी बुलाया है ताकि ये लोग एनडीए की मीटिंग में शामिल हों। और एनडीए की मीटिंग में शामिल होने का मतलब हुआ कि फिर एक लोकसभा का चुनाव साथ साथ लड़ेंगे, क्योंकि भाजपा को लगता है कि इस वक्त लोकसभा का जो चुनाव है वो थोड़ा इस बार कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में रह चुके हैं। तो स्वाभाविक सी तौर पर थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी रहती है। और दूसरा कि उत्तर भारत में भाजपा को जितना अधिकतम सीटें मिलनी थी वो मिल चुकी हैं। तो अब भाजपा का जो फोकस होना चाहिए था वो दक्षिण भारत में होना चाहिए था, लेकिन दक्षिण भारत में भी स्थितियाँ इतनी अनुकूल नहीं है। इसलिए उत्तर भारत में सीटें कम ना हो और जो जिन सीटें जो 1-2% वोट से जा सकती है उन दलों को अपने साथ लाना। तो जैसे बिहार में चिराग पासवान, थोड़ा सा उसका वोट बैंक है रामविलास पासवान का, वो मिल सकता है। फिर जो हिंदुस्तान आवाम पार्टी है उसका भी थोड़ा सा वोट बैंक है। कुशवाहा का भी थोड़ा सा वोट बैंक है। तो बिहार में जो बीजेपी का वोट बट जाता वो इधर एक तरफ आ जाएगा, तो कुछ सीटें बीजेपी को मिल सकती है। इसी तरह से ही महाराष्ट्र में जिस तरह से ऑपरेशन हुआ और अजीत पवार एनसीपी तोड़कर एनडीए में ले आए हैं, तो इससे महाराष्ट्र में बीजेपी को काफ़ी इसमें मदद मिलने वाली है। तो 18 जुलाई को देखते हैं कि कितनी पार्टियां उसमें आएंगी, क्योंकि छोटी मोटी पार्टियां भी आ रही हैं। जैसे जो उत्तर प्रदेश की एक एक दो दो विधायकों वाली पार्टी है या जिसका कोई विधायक भी नहीं है, उनको भी शामिल किया गया है। तो इसलिए किया गया है कि ताकि एक माहौल बने कि एनडीए एकजुट है और चुनाव में साथ साथ जाएगा। मित्रों, 17 और 18 को बेंगलोर में विपक्षी दलों की बैठक होगी और उससे पहले 17 तारीख को यहाँ जो दिल्ली में अनुमान लगाया गया है कि सोनिया गांधी जो अपोजिशन के लोग हैं उनको डिनर पार्टी देगी। हालांकि उसमें ममता बनर्जी ने कहा कि वो कहीं और हैं, वो नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी जितने भी लोग आएंगे तो दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन होगा कि एनडीए में कितने लोग आते हैं और यूपीए में कितने लोग आते हैं। और यूपीए का जो अगला टारगेट होगा वो मानसून सत्र में होगा कि मानसून सत्र को कैसे डिरेल किया जाए, सरकार को घेरा जाए। और सरकार की कोशिश होगी कि मानसून सत्र में अपनी तरफ लोगों को रखना और साथ साथ में
जो 2024 की तैयारी है उसको ठीक से करना। मित्रों, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आपको याद हो कि मानहानि के मामले में उन्हें 2 साल की सज़ा हुई है, उनको स्टे मिल गया है और वो अपील में चले गए हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी जो सज़ा है उसको भी सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जब अपील में मामला चल रहा है तो सज़ा को भी सस्पेंड किया जाए। और अगर उनकी सज़ा सस्पेंड होती है तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी। और जो गुजरात हाईकोर्ट है, उन्होंने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था, उन्होंने स्टे नहीं दिया था। और गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर है, यानी वो लगातार अपराध कर रहे हैं, इसलिए उनको उनकी सज़ा को माफ़ करना ठीक नहीं है। मित्रों, प्रधानमंत्री फ्रांस की और उसके बाद यूएई की यात्रा से लौट आए हैं, आज रात को लौटे हैं। और इसमें एक बड़ी उपलब्धि रही कि फ्रांस और यूएई ने भारतीय यूपीआई से लेन देन को सहमति व्यक्त कर ली है। ये भारत का जो यूपीआई है बहुत ही यूनिक है। जितने भी ये वॉलेट है उन सबको यूपीआई से जोड़ दिया है। यानी अगर आप पेटीएम है, आपके पास गूगल पे है या और भी कोई और है, फ़ोन पे है, तो इनको आप एक सिंगल स्कैन से आप पेमेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ पहले आपको इनकी 3-4 अलग अलग इनके अपने अपने स्कैनर होते थे। तो ये जो यूपीआई सिस्टम कनेक्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसका बेनिफिट उठाने के लिए फ्रांस भी तैयार हुआ है और यूएई भी तैयार हुए। तो ये भी भारत की एक उपलब्धि है। ये जितने इंटरफेस है पेमेंट के, उन सारे इंटरफेस को एक जगह एकजुट करना। मित्रों, आज जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है एनटीए ने साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी सीयूईटी यूजी के आज जो परिणाम घोषित किए हैं, उनमें 22,000 से अधिक उम्मीदवारों ने 100% अंक हासिल किए। ये भी देखिए बच्चों का कंपटीशन किस स्तर का हो गया है। फ्रांस और भारत के बीच में जो समझौता हुआ है उसमें एक समझौता ये भी है कि भारत में फ्रांस इंजन बनाएगा, लड़ाकू विमान का वो भारत में ही बनाएगा। तो ये भी बड़ी उपलब्धि है कि भारत का जो पैसा वो विदेश नहीं जाएगा और वो पैसा यहीं इस्तेमाल होगा। मित्रों, अभी एक खबर आई है कि हमारे जो कांवड़ यात्री हैं वो मुजफ्फरनगर के जब वो हरिद्वार से चले तो उनका जब वो गांव में प्रवेश कर रहे थे तो उनका जो डीजे है, चूँकि ये ट्रक से ऊपर डीजे बांध देते हैं, वो डीजे 11,000 वोल्ट की वायर से टकरा गया और उससे करंट लगने से 5 जो कांवड़िए हैं उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। 2 गंभीर रूप से हॉस्पिटल में एडमिट है और 3 को प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया गया है। तो ये बड़ा एक दुखद रहा कि इतने अच्छी जो कांवड़ यात्रा चली थी और आज उसका समापन था, वो दुखद हालात में बदल गया है। तो मित्रों, इसके अलावा चंद्रयान-3 अपने स्पीड और अपने जो तय कार्यक्रम है उसके हिसाब से आगे बढ़ रहा है। 40 दिन का चरण पूरा करेगा और जब इस 40 दिन के दौरान वो चांद पर उतरेगा 23 अगस्त को 5:47 पर, तो वो दिन हमारे लिए उपलब्धि का दिन होगा। तो आज दूसरा दिन है और वो अपनी स्पीड से चल रहा है। मित्रों, अश्विन के करिश्माई प्रदर्शन से भारत पारी और 141 रन से जीत गया है पहले टेस्ट में। तीसरे दिन में ही परिणाम निकल गया है और अब दूसरा टेस्ट 20 जुलाई से है और अश्विन ने 10 विकेट लिए हैं इसमें, तो ये एक नंबर रिकॉर्ड बनाया है। और जो हमारे बैट्समैन हैं, इन्होंने अपनी पहली पारी में यानी यशस्वी जायसवाल ने अपने डेब्यू में 171 रन बनाए हैं। रोहित ने 101 रन बनाए हैं और पहली पारी में 421 रन भारत ने घोषित कर दी थी और 271 रन की बढ़त ले ली थी। पहली पारी में 150 रन बनाने के बाद कैरीबाई टीम
पिछड़ गई और दूसरी पारी में उसने महज 50 ओवर में 130 रन पर ही ढेर हो गई। तो ये भारत ने पहला मैच जीत लिया है, पहला टेस्ट मैच, और फिर दूसरा मैच अब 20 तारीख से लागू होगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आपके सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।